स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आयतुल्ला अली खमेनेई, ईरान के वो सुप्रीम लीडर जो अमेरिका को एक बड़ा शैतान कहते हैं, जो इजराइल के बारे में बयान देते हैं कि ये एक कैंसर ट्यूमर है जिसे काट कर फेंकना ज़रूरी है। वही खमेनेई जिनके बारे में इजराइल का मानना है कि हत्या अगर उनकी हो जाए तो उसके बाद ईरान इजराइल की जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आखिर ईरान के ये बॉस अली खमेनेई की हकीकत क्या है? कैसे 11 साल की उम्र में मौलवी बने? क्यों ईरान के एक सबसे बड़े रिलीजियस लीडर रुहुल्लाह खोमेनी को अपना गुरु बना लिया था? और कैसे टेप रिकॉर्डर ब्लास्ट में अली खमेनेई को मारने का प्लान किया गया था? इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या था खमेनेई में कि उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरान ने अपने संविधान में संशोधन किया था। आज ईरान के इतिहास और ख़ासकर खमेनेई के इतिहास की परतें उठाएंगे यहाँ पे इस वीडियो में। पूरा ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर हैं, कनेक्ट कर लीजिए दोस्तों, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1939 से। 19 अप्रैल 1939 का वो दिन था जब ईरान का सबसे रिलीजियस शहर कहा जाने वाला जो मशहद शहर है, वहाँ पे सैयद अली खमेनेई का जन्म हुआ था। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा धार्मिक माहौल था क्योंकि पिता जो थे वो पास की मस्जिद में मौलवी थे। अली खमेनेई अपने 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। दूसरे नंबर पर थे, उनका जन्म हुआ था। घर के माहौल का असर जो था खमेनेई पर बहुत ज़्यादा पड़ा बचपन से ही। जब वो बताते हैं कि महज 4 साल की उम्र के थे, उस समय से ही एक इस्लामिक स्कूल उन्हें जब भेजा गया तो वहीं पे उनकी जो कुरान को पढ़ने का सीखने का एक जो तरीका था वो उन्हें आया। अरबी भाषा सीखी उन्होंने। जो इस्लामिक तालीम थी वो भी उनको वहाँ पर मिली। ये वो दौर था जब ईरान के अंदर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का राज था, उनका शासन था, उनका रूल था। शाह दरअसल एक सेकुलर राजा माने जाते थे। वो वेस्टर्न आइडियाज़ को प्रमोट भी करते थे। उनके दौर में ये देखा गया ईरान के अंदर कि मॉडलिंग, फिल्म्स, नाइट क्लब्स, पार्टीज़, वेस्टर्न कपड़ों का कल्चर अपने पीक पर था। महिलाओं को भी जो उनके अधिकार थे वो दिए जाते थे। महिलाओं को भी स्वतंत्रता थी पूरी अपने हक से, अपने अधिकार से जीने की। ये सारी चीज़ें शाह रज़ा पहलवी के दौरान में थी जब उनका रूल था। खैर, अब दौर 1950s का आया। 1950 के इस दौर में अली खमेनेई को मशहद के ही एक नए इस्लामिक स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है। एक बार इसी स्कूल में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी थी। सुनने वालों ने खूब ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। और यही वो पॉइंट था जब खमेनेई ने सोच लिया था कि वो भी अपने पिता की तरह मौलवी बनेंगे। मौलवी बनने का उनने जो फर्स्ट फैसला था वो यहीं से लिया। इस वक्त अली खमेनेई की उम्र बताई जाती है 11 से 12 साल करीबन की। ईरान के एक और रिलीजियस शहर कौम में उनका जाना होता है। कौम को दरअसल ओम के नाम से बुलाया जाता है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है। ओम में उनका यहाँ पे जाना होता है और करीबन 11-12 साल की उम्र में इसी शहर में वो पहली दफ़ा मौलवी बने थे, बहुत ही कम उम्र के अंदर। लेकिन ओम सिटी से जब वो वापस मशहद आए, मशहद आने के बाद अपने पुराने दोस्तों के साथ उन्होंने अपनी मौलवी जो वेशभूषा थी उसमें खेलना शुरू कर दिया। तो आसपास के बच्चे जो उनके साथ के पुराने दोस्त थे, साथ ही साथ जो वहाँ पे बड़े ही मौजूद थे, उन सभी ने उनका मजाक बनाया। उनको हंसी का पात्र एक तरह से इस तरह माना जाता था कि एक बच्चा है और मौलवी की वेशभूषा में यहाँ पे हमारे साथ खेल रहा है। इस समय क्योंकि ईरान में वेस्टर्न कल्चर जो था वो अपने पीक पर था। ये बताया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से पूरा माहौल ईरान का अलग होता था। लेकिन एक चीज़ थी जो रिलीजियस माहौल को, जो मजहबी माहौल था उसको बरकरार रखती थी, वो था मुहर्रम का महीना। इसी मुहर्रम के महीनों में ये कहा जाता था कि पहले के जो 10 दिन होंगे उसमें सारे वेस्टर्न एंटरटेनमेंट की जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, खासकर फिल्म्स जो हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाता है। और ये होता भी था ईरान में कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों में इन चीज़ों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन 1955 में कुछ चेंज हुआ। मशहद के सिटी गवर्नर ने एक नया ऐलान किया, एक नया डिसीजन दिया। इस डिसीजन के तहत उन्होंने ये कहा था कि मुहर्रम के जो पहले के 10 दिन होंगे, जिनमें अब जो प्रतिबंध अभी तक लगा रहता था, जो बैन कर दिया जाता था ऐसे एंटरटेनमेंट सोर्सेज को, इन एंटरटेनमेंट सोर्सेज को अब बैन नहीं किया जाएगा और ये प्रतिबंध जो है उसको हटा दिया जाएगा। इस फैसले ने जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट के लोग थे, जो मजहबी लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दिया। अली खमेनी जो उस समय, इस वक्त करीबन 16-17 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, वो भी बाकी लोगों के साथ इस डिसीजन के खिलाफ खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे। खैर, इन लोगों को कई दफ़ा जेल भी जाना पड़ा, मामला रफा दफा हो गया। खैर, अब ये 1960s का दौर आ चुका था। अली खमेनी एक्टिवली अब प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे थे। लगातार लोगों को उकसाते थे कि आप भी आगे आइए, शाह पहलवी का जो रूल है उसके खिलाफ खड़े हुए। इस दौरान शाह पहलवी के रूल में उन्हें कई बार, जो वहाँ की ईरान की सीक्रेट पुलिस थी सवाक, उसने अरेस्ट भी किया। बताया जाता है 6 बार जेल जाना पड़ा। 1960s के इस दौर में अली खमेनी पर
एक बहुत बड़े ईरान के लीडर मजहबी नेता आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी का गहरा असर होने लगा। खोमेनी दरअसल उस समय इराक में और फिर बाद में फ्रांस से अपना जो मूवमेंट था उसको चला रहे थे ईरान को मजबूत करने के लिए। अली खमेनी उनके शागिर्द बन गए। जब जब उन्हें खोमेनी के बारे में पता चलता था तो वो उनके बारे में सुनते थे, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, जो वो टीच करते थे लोगों को, स्पीचेस देते थे, उनको लोगों तक फैलाते थे। दरअसल ये ओवरऑल सीन क्या था ये आपको समझाते हैं। आयतुल्ला खोमेनी जो थे वो शुरू से ही शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी और उनके वाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे। वाइट रिवॉल्यूशन दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम था जो ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह डेवलप करना चाहता था। शाह पहलवी भी यही चाहते थे, लेकिन रुहुल्लाह खोमेनी इसे इस्लाम और ईरानियन कल्चर के खिलाफ मानते थे। उनका कहना था कि इस्लाम और सियासत को अलग अलग नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसी वजह से वो विलायत फ़क़ीह का कंसेप्ट भी लाए थे। इस कंसेप्ट का मतलब था कि ईरान में मजहबी नेताओं का राज होगा, मतलब जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं वो ही सरकार में आएंगे, वही सत्ता में होंगे और वही प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर सुप्रीम लीडर बनेंगे ईरान के। और यही वो आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से उनसे प्रभावित हुए 22 साल के उस समय करीबन जिनकी उम्र थी अली खमेनी। अली खमेनी ने उन्हें अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। साल 1962 और 63 के बीच में जब रुहुल्लाह खोमेनी ने खुलकर शाह के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, शाह पहलवी के रूल के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, उस समय पर अली खमेनी ने उनके मैसेजेस को मशहद और दूसरे शहरों में जितने भी बाकी दूसरी ओम जैसी दूसरी रिलीजियस सिटीज़ थी वहाँ तक पहुँचाना शुरू कर दिया। 1963 में मशहद की एक मस्जिद में अली खमेनी ने एक बैठक बुलाई। एक बैठक में उन्होंने खुद स्पीच दी। स्पीच में कहा कि शाह का राज जो है वो इस्लाम और आवाम के खिलाफ है, हमें अपने मज़हब को, अपने मुल्क को बचाना है। और इस स्पीच की वजह से उन्हें, अली खमेनी को, लोगों की वाहवाही तो मिली लेकिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। खैर, इसके बाद 1970s का दशक आता है। 1970s तक अली खमेनी एक माहिर युवा नेता बन चुके थे, युवा हो चुके थे, बहुत समय से एक्टिव थे प्रोटेस्ट में, पॉलिटिक्स में, ईरान के अंदर रिलीजियस पॉलिटिक्स में भी। तो अब वो एक युवा नेता बन चुके थे। लेकिन ये वही समय था जब इस दौर में रुहुल्लाह खोमेनी को शाह पहलवी के द्वारा ईरान से निकाल दिया गया था। इस समय अली खमेनी ने एक बार फिर से उनके जो मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुंचाने, अलग अलग शहरों में पहुंचाने का काम किया। एक बार की बात ये बताई जाती है कि अली खमेनी ने एक मजलिस में रुहुल्लाह खोमेनी का एक सीक्रेट टेप था जिसमें उनकी आवाज़ थी, उनके द्वारा कही हुई कई सारी चीज़ें थी, उसको, उस स्पीच को चला दिया। इस सीक्रेट टेप को मजलिस के अंदर चला दिया जिसमें कहा गया था खोमेनी के द्वारा कि शाह का राज एक गैर इस्लामी तानाशाही है और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है इसे उखाड़ फेंके। ये टेप सुनने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और फाइनली फिर हुआ वही, साल आया 1979। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और शाह पहलवी का जो रूल था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरह से जो वेस्टर्न एक कल्चर ईरान में आ रहा था, ईरान के डेवलपमेंट के लिए आ रहा था, महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए आ रहा था, इन सब को ख़त्म कर दिया गया और शाह का रूल पूरी तरह से समाप्त हुआ। ये अली खमेनी के लिए एक अब नई शुरुआत थी और एक नए दौर का ईरान यहाँ से शुरू होने वाला था। तो शाह का रूल ख़त्म होने के बाद करीबन ये समय था फरवरी 1979 का, जब आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी पेरिस से वापस ईरान आते हैं और उन्होंने अपनी एक नई हुकूमत को बनाया। यहाँ पे नई हुकूमत बनाने के बाद उन्होंने अपने सारे करीबी लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाना शुरू किया। अली खमेनी के बारे में वो जानते थे कि ये भी लगातार हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अली खमेनी को भी उन्होंने रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया, उसका मेंबर बनाया। ये काउंसिल दरअसल नई जो हुकूमत थी रुहुल्लाह खोमेनी की, उसकी बुनियाद थी। ईरान में जो गवर्नेंस में चेंजेस आने हैं, अब जो रिलीजियस गवर्नमेंट आएगी उसमें क्या चेंजेस होने हैं, इन सब पर ये काउंसिल काम करती थी। साथ ही खमेनी को उस समय तेहरान में जुमे की नमाज का इमाम भी बना दिया गया था रुहुल्लाह खोमेनी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उस वक्त एक और बड़ा बदलाव खमेनी के जीवन में आया। उस वक्त हसन रूहानी, जो बाद में ईरान के प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने रुहुल्लाह खोमेनी के सामने पार्लियामेंट में एक सिफारिश की थी और सिफारिश के बाद से अली खमेनी की ज़िंदगी बदलने लगी। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाए, रुहुल्लाह खोमेनी के नज़रिए को आगे बढ़ाए, ईरानियन फ़ौज में उस नज़रिए को लागू करे, और इस पद के लिए सैयद अली खमेनी इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। इसी सिफारिश के बाद खमेनी को ईरान का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके बाद अली खमेनी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, आप सभी आजकल सुन रहे होंगे लगातार न्यूज़ में, ईरान की बेसिकली जो फ़ौज है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया, उसको मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान एक बड़ा टर्निंग पॉइंट एक बार फिर से अली खमेनी की
ज़िंदगी में आने वाला था। दरअसल 1980s में ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ गई थी। अली खमेनी जंग का मुआयना करने के लिए गए हुए थे, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद जून 27 का वो दिन था 1981। अपने तय स्केड्यूल के मुताबिक दिन भर के तेहरान के अबूजार मस्जिद में अली खमेनी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोगों के लगातार जो हर समय उनका जो हर अगले दिन वो करते थे, जिस तरह से लोगों के सवालों का जवाब देते थे, उन्होंने इन जवाब को देना शुरू किया। एक टेबल पर सारे लिखित जो सवाल थे उनका ढेर लगा हुआ था। लेकिन इसी दौरान एक शख्स वहाँ पे पहुँचता है और उसने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। इस टेप रिकॉर्डर को रखा गया सडनली खमेनी के सामने। इसके बाद में जब उन्होंने ये सवालों के जवाब देने शुरू किए, 1 मिनट का वक्त गुजरा होगा। इसी के बाद अचानक से टेप रिकॉर्डर में से एक सीटी की आवाज़ आई और अचानक से धमाका हुआ, एक ज़ोरदार धमाका। खमेनी खून से लथपथ हो चुके थे। टेप रिकॉर्डर के अंदर लिखा था, इस्लामिक रिपब्लिक के लिए फुरकान ग्रुप का तोहफा। फुरकान ग्रुप दरअसल एक ईरानियन मिलिटेंट विरोधी संगठन था जो शिया इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानता था और सद्दाम हुसैन का समर्थन करता था। सद्दाम हुसैन का यहाँ पे जिक्र क्यों आया है, इसको समझिए। सद्दाम दरअसल रुहुल्लाह खोमेनी की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे और सद्दाम के इस मोटिव में IRGC के चीफ उस समय के अली खमेनी इसके बीच में खड़े हुए थे। इस हमले में खमेनी का जो दायां हाथ था, राइट हैंड था, उसमें बहुत ज़्यादा चोट आई। उनकी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उन्हें तेहरान के बहरेलू हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उनका इलाज के लिए। लेकिन कई महीनों के इलाज के बाद भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। बताते हैं कि इसके बाद से ही यही वो पॉइंट था जब उनका राइट हैंड हमेशा के लिए सुनने पड़ चुका था और एक कान की सुनने की जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई थी। इस हमले के बारे में खमेनी ने एक बार ये भी कहा था कि अगर मेरा दिमाग और ज़ुबान काम करते हैं तो मुझे हाथों की ज़रूरत नहीं है और मेरा दिमाग और ज़ुबान मेरे काम के लिए, मेरे लिए काफ़ी है। तो ये पूरा एक सिलसिला था जब उनके ऊपर एक अटैक हुआ। लेकिन अभी हमले जो थे वो रुके नहीं थे। 2 महीने के बाद ही 30 अगस्त 1981 आता है। 30 अगस्त 1981 को तेहरान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट भी मौजूद थे ईरान के, मोहम्मद अली रज़ाई, और प्राइम मिनिस्टर उस समय के मोहम्मद जावद बहूनर, ये भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों इस मीटिंग में थे और सडनली इस दौरान ME के ऑर्गेनाइजेशन के एक सीक्रेट एजेंट मसूद कश्मीरी ने एक सूटकेस ले जाके पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे उस मीटिंग के दौरान ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वहाँ पे एक सूटकेस रख दिया। दरअसल इस सूटकेस में एक बॉम्ब था। थोड़ी देर बाद ही अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और पूरे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग, जितने लोग इसमें थे इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, सभी लोग मारे जाते हैं। ये एक ऐसा इवेंट था जिसने ईरान की हुकूमत को हिला दिया था। देश भर में नए प्रेसिडेंट की अब मांग उठने लगी जब ये घटना हुई। इसके बाद इस वक्त तक खमेनी इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के IRP के एक बड़े नेता बन चुके थे। IRGC को तो कर ही रहे थे हेड। रुहुल्लाह खोमेनी ने और साथ ही साथ IRP के कई बड़े नेताओं ने प्रेसिडेंट पद के लिए अब अली खमेनी का नाम आगे किया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 1981 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराए गए ईरान के अंदर और फाइनली जब इसका रिजल्ट आया, कैंडिडेट क्योंकि बना दिया गया था अली खमेनी को, 13 अक्टूबर को 1981 में जब इसका रिजल्ट आया है तो ये देखा गया कि अली खमेनी के लिए ना सिर्फ रुहुल्लाह खोमेनी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, उनको आगे समर्थन दे रहे थे, बल्कि 95% जो वोटिंग थी वो अली खमेनी के लिए ही हुई थी। इस वोटिंग के साथ ही वो ईरान के तीसरे प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। शपथ लेते वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो अब अली खमेनी ईरान के प्रेसिडेंट बन चुके थे। करीबन 4 साल का वक्त निकलता। 4 साल के बाद 1985 आता है। 85 ये वो समय था जब अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था और उन्होंने ये कर भी दिया था। उन्होंने हुसैन अली मुंतज़री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन सडनली कुछ ही दिनों के बाद ये जो फैसला था इसे वापस ले लिया जाता है, इसको बदल दिया जाता है। ये फैसला दरअसल होल्ड कर दिया गया था काफ़ी दिनों के लिए, लेकिन इसके बाद अगला उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ। करीबन 4 साल यहाँ से निकले और 3 जून 1989 का वो दिन था जब रुहुल्लाह खोमेनी का इंतकाल हो गया, वो उनका निधन हो जाता है। अब अगला सुप्रीम लीडर चुनने की बारी थी ईरान की कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ये भी सडन एक डिफ़िकल्टी आई थी ईरान के जो सियासी मसले थे उनमें। अगला लीडर चुनने के लिए अगली सुबह असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई जाती है। खोमेनी की जो 35 पन्नों की, माफ़ कीजिएगा, एक वसीयत थी, सील्ड वसीयत, ट्रेजरी से उसको लाके पढ़ा जाता है। वसीयत को पढ़ा भी प्रेसिडेंट जो उस समय के थे अली खमेनी, उन्होंने था।
लगभग 2 घंटे में इस वसीयत को पढ़ा। इसके बाद में अगला सुप्रीम लीडर चुनने का जो चुनाव था उसकी बात शुरू की गई। इसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक प्रस्ताव ये सामने रखा गया कि ऐसा किया जाए कि एक लीडरशिप काउंसिल बनाई जाए, वो ईरान को का नेतृत्व करेगी आगे। तो एक लीडरशिप काउंसिल बने, कई सारे उसमें लोग होंगे, या फिर यही किया जाए कि एक व्यक्ति होगा जिसके हाथ में पूरा कमांड होगा और वही पूरा ईरान जो है उसको चलाएगा, उसका सुप्रीम लीडर होगा। तो पहले तो इस चीज़ पर वोटिंग होनी थी। वोटिंग की गई। वोटिंग में जो वोट थे 45 वोट करीबन मिले, एक व्यक्ति के पास कमांड होनी चाहिए इस वाले प्रपोजल को। तो साबित था सामने के दूसरे पक्ष पे 23 वोट थे, इस पक्ष पे 45 थे। तो ये साबित हुआ कि भाई एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसके हाथ में कमांड होगी। अब बारी थी कैंडिडेट्स चुनने की। तो कैंडिडेट्स के लिए 2 लोग सामने थे। पहले थे ग्रैंड आयतुल्ला मोहम्मद रिजा गोल्पेगनी और दूसरे थे अली खमेनी। दोनों ने ही अपना नाम आगे रखा, दाखिल किया। वोटिंग हुई और वोटिंग में खमेनी को 60 वोट्स मिले, जबकि गोल्पेगनी को सिर्फ 14 वोट्स मिले थे। इस तरह फाइनली ये डिसाइड हुआ कि खमेनी अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे, सुप्रीम लीडर चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त सामने थी, जो हमने आपको बताया था एपिसोड की शुरुआत में, कैसे ईरान के संविधान के ऊपर बात आई थी चुनने के लिए। सामने क्या था कि सुप्रीम लीडर वही बनेगा। एक शर्त सामने रखी गई थी कि जो शख्स आयतुल्ला होना चाहिए, मतलब ईरान के शिया मुसलमानों का धार्मिक नेता होना चाहिए। इस शर्त को जो ये शर्त थी इस पे खरे नहीं उतर रहे थे जो खमेनी थे। तो इस शर्त के वजह से यहाँ पे ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और फाइनली एक बार फिर से ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स थे वो मिले 6 अगस्त 1989 को, और इसके बाद खमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके। साल 1989 में जब खमेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया था तो उस समय पर उस वोटिंग में हिस्सा लेने वाले इमाम कशानी ने बाद में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जल्दी फैसला लेना ज़रूरी था क्योंकि सद्दाम हुसैन की जो फ़ौज थी वो ईरान के बॉर्डर्स पर थी और जल्दी ही एक सुप्रीम लीडर ईरान का बनना चाहिए था। तो खमेनी को इस तरह चुना गया। खैर, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है। खमेनी का सुप्रीम लीडर बनने के बाद में अब ये जो पूरा एक रोल था वो कैसा रहा, इसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनकी जो पावर थी, इन्फ्लुएंस था, वो डबल हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो इसके इर्द कुछ और बताती हैं। वो कहती हैं कि खमेनी जो हैं उन्होंने अपोजिशन को, ईरान के अंदर जो भी उनके अपोजिट में लोग थे उनको कुचलना धीरे धीरे शुरू कर दिया। पत्रकारों पर जुल्म किया जाता था उस समय पर, जो भी ईरान में फ्री स्पीच थी उसको बंद कर दिया गया, एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया गया, औरतों की जो आज़ादी थी उसको ख़त्म किया गया। इस तरह की रिपोर्ट सामने। इसके बावजूद वो ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता बने रहे। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क्स को बनाया, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोग आजकल न्यूज़ में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। ईरान और इजराइल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल के वजूद को नकारना शुरू कर दिया था। खमेनी के ही टेन्योर में ये शुरू हुआ था, जब से ये सुप्रीम लीडर बने थे। पैलेस्टीन कॉज का ज़ोर शोर से समर्थन करना, ये भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ। खमेनी ने हिजबुल्ला, हौथी, हमास जैसे मिलिटेंट नेटवर्क्स जो थे उनके ज़रिए इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ी। इसके साथ ही खमेनी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार जारी रखा। आपने हमारे एपिसोड्स देखे होंगे किस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया था, दुनिया के सामने दिखाया गया कि ख़त्म कर दिया गया, लेकिन स्लोली उसको अंडरग्राउंड कोवर्टली ऑपरेट कर रहा था ईरान। तो ये जो कोवर्टली ऑपरेशन था वो भी खमेनी के टेन्योर में लगातार चलता रहा। अमेरिका और इजराइल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उन पर दबाव बनाए रखने के लिए लगातार ये बताया जाता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान अपना चलाता रहता है। तो ये तो थी पूरी इतिहास की बात, ईरान के इतिहास की बात, अली खमेनी के, रुहुल्लाह खोमेनी के। अब बात करते हैं जो फिलहाल में ये माहौल जो चल रहा है इसकी, ईरान और इजराइल वॉर की। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है, अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से जारी है। इजराइल के 2 बड़े मोटिव हैं। पहला तो कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिससे इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है उसे ख़त्म किया जाए, और दूसरा IRGC को ख़त्म करना, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ईरान का, उसको ख़त्म करना। इसके लिए इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, 2018 में एक रेड की थी, स्टोल किए थे, वहाँ से चोरी किए थे करीबन 50,000 डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ईरान के तेहरान से। और वहाँ पे उसके बाद उसी के बेसिस पे जाके अभी 2025 जून के महीने में एयर स्ट्राइक की सारे न्यूक्लियर प्लांट्स पर, मिलिट्री बेसिस पर, खासकर IRGC के जो टॉप कमांडर्स थे उनको मार गिराया गया, उनको मार दिया गया ईरान में। इसके बावजूद एक बार फिर देखा गया कि अली खमेनी थे सामने आए, उन्होंने अपने नए मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया
इसराइल का बेसिकली इस समय पर यह मानना है कि अगर खमीनी की हत्या हो जाती है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC को ख़त्म किया जा सकता है। ईरान की जो स्थिति है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि शक्ति का बदलाव होगा, यहाँ पे पावर दूसरे किसी के हाथ में जाएगी। लेकिन खमीनी के बाद नए लीडर का चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि खमीनी ने इस समय ही अपने जो दूसरे बेटे को, जो जिनका नाम है मुस्तबा खमीनी, उनको अपना उत्तराधिकारी चुना हुआ है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने भी एक सीक्रेट मीटिंग की और इसके बाद इस पर अपनी हामी भरी हुई है, एग्रीमेंट कर दिया गया है। लेकिन अगर ईरान में शक्ति का बदलाव आता है तो जो रज़ा पहलवी, जो कि ईरान के पुराने जो शाह थे उनके बेटे हैं, वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका में रहने लगे थे, क्योंकि तो वो अपने पिता की जो तख्त है, जो उनका पुराना पूरा एक रीति चली आ रही थी वेस्टर्नाइज करने का, एक जो मकसद था ईरान को, उसको हो सकता है वापस से शुरुआत करें। तो अगर वो यहाँ पे बनते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। नवंबर 2024 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रज़ा पहलवी ने, जो उनके बेटे हैं शाह के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ईरान में डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ खुशहाली, उनके साथ सही संपर्क, इजराइल के साथ शांति प्रिय बातचीत, रिश्ते जब हम रखेंगे अपने पड़ोसियों के साथ, तभी ये सब पॉसिबल है, तभी ये सब संभव है। तो अब आगे क्या होगा ईरान में, ये देखने लायक होगा। आप लोग इस पे अपनी राय बताइएगा कि आखिर क्या हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। कमेंट सेक्शन आपका, और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं ऐसी वीडियोस पे, इन वीडियोस के ऊपर बताइएगा आपके कमेंट्स। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं, आ जाइए, कनेक्ट करिए। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हमारे आपके बीच में वहाँ पे भी होता रहेगा, कई सारी वहाँ पे बातचीत करेंगे। अब मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।